Hello students, in this video we are going to start with a fresh topic, that is cell organelles. In previous video lecture we had seen the onion peel experiment, and what is the output of onion peel experiment? क्या मिला था हमको आउटपुट में? क्या मिला था कि हमने देखा था सेल के अंदर तीन मेन कंपोनेंट है. फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन is the cytoplasm, and last one is the nucleus. But apart from this component, many other membrane bound component are also present inside the cell. बहुत सारे अदर दूसरे कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं. जो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सेल को अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने रहते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो. तो इसके लिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो अलग अलग टाइप का क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. क्लियर? इसलिए सेल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स या छोटी छोटी चीजें जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. इनको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं. डिफरेंस में भी मैंने बताया था आपको. देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, क्यों बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड? क्योंकि ये एक परत या एक आउटर कवरिंग से घिरे होते हैं जिससे ये एक दूसरे से अलग होते हैं. आया समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. बेसिकली बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनल्स रहते हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 6 ऑर्गेनल डिटेल में पढ़ने हैं. और हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इट इज ऑल्सो नोन एज ER. शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ER. फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देखिए हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, गोल्गी अपरेटस हो, इसको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले ये है क्या, ठीक है, कि दिखता कैसा है, ठीक. उसके बाद ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये हमको पढ़ना है. ठीक है, आया समझ में? अब देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या रहता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स या सिस्टर्ने. देखिए मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या ये वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, या सिस्टर्ने के. अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको. माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला स्ट्रक्चर मैंने दिखाया कि एग्जैक्टली जब हम माइक्रोस्कोप से डिटेल में देखते हैं तो कैसा दिखता है. ठीक है, तो या तो ये ट्यूब के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, देखिए डायग्राम में लेबल है ट्यूब, और या वेसिकल. वेसिकल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये छोटे छोटे जैसे सर्कुलर्स हैं, है ना. ये सर्कुलर को अगर मैं इलोंगेट करती, थोड़ा सा खींचती हूँ, तो इस तरीके का शेप अक्वायर करेगा. इसको हम क्या कहते हैं, वेसिकल. अब मैंने तीसरा नाम बताया था जिस फॉर्म में ये अवेलेबल हो सकता है सेल के अंदर, दैट इज सिस्टर्ने. क्या बताया, सिस्टर्ने. सिस्टर्ने मतलब क्या होता है, जो आपका पाइप लाइक ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, 1 2 फोल्ड, ये जितने भी फोल्ड दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो फोल्डिंग बेसिकली होती है. लुक एट द प्लांट एनिमल सेल. देखिए ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, ये फोल्ड दिख रहा है आपको, ये फोल्ड हुआ यहाँ पे फोल्ड हुआ. ये फोल्ड ही क्या कहलाते हैं, हमारे सिस्टर्ने. क्या कहलाते हैं, हमारे सिस्टर्ने. ये अभी मैंने आपको जो दिखाया दैट इज एनिमल सेल. ठीक है, प्लांट सेल में भी ये जो फोल्डिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने. ठीक है, और ये किसका पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. बेसिकली अभी आपको मैंने ये बताया, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से मिलके बनता है. ये 3 फॉर्म में सेल में पाया जाता है, या तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या वेसिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, छोटे छोटे गोले जैसा, और उसको खींच दो तो थोड़ा बढ़ जाता है. या किस फॉर्म में पाया जाता है, सिस्टर्ने के फॉर्म में, फोल्डिंग्स के फॉर्म में. आया समझ में कैसे पाया जाता है? और बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रहता है ये 2 तरीके का होता है. कितने तरीके का? 2 तरीके का, 2 टाइप्स का. बेसिकली फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देखिए यहाँ लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं RER. सेकेंड वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको बोलते हैं SER. ठीक है, नाम समझ में आया? कितने तरीके के रेटिक्यूलम होंगे? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, अब ये स्मूथ क्यों? उसका सरफेस के ऊपर कोई भी परत या कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस है. जैसे ये टेबल का सरफेस एकदम स्मूथ है ना, वैसे ही ऐसा स्मूथ वाले को क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम.
लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे इस ये बुक्स टेबल के सरफेस में प्रेजेंट है, तो ये स्मूथ होएगी क्या? नहीं होएगी, यहाँ से थोड़ा सा रफ हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बुक। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी अगर कुछ भी सरफेस में कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ में आया? दो टाइप के क्यों होते हैं, एक जो एकदम स्मूथ रहेगा, एक जिसमें ऊपर में सरफेस में कुछ प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डायग्राम देखिए, एनिमल सेल में देखिए, यहाँ पे डॉट 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 प्रेजेंट है, तो ये कौन सा रेटिक्यूलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन देखिए इस तरीके से जब यहाँ पे ये सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी रफनेस नहीं है, ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कोई भी ऊपर सरफेस में कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कौन सा रेटिक्यूलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आया समझ में आपको? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सेम रहता है प्लांट सेल में भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफनेस प्रेजेंट है, इसलिए क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या RER। और ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई रफनेस नहीं, इसलिए क्या है? SER। दिखेगा कैसा, ये समझ में आया? अब देखिए ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रहता है, ये बेसिकली इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। ये किस काम के लिए यूज होता है? फैट बनाने के लिए और लिपिड बनाने के लिए। अब देखिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, मैंने बोला उसके सरफेस में कुछ प्रेजेंट रहता है। अब ये कुछ क्या होता है? ये प्रेजेंट रहता है हमारा राइबोसोम्स, ठीक है। और ये राइबोसोम्स के अंदर हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है, ये इसी के अंदर बनता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। समझ में आए? कौन है प्रोटीन फैक्ट्री? द राइबोसोम विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दे आर नोन एज व्हाट? प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब फैट कहाँ बनेगा हमारा? SER में, और हमारा प्रोटीन किस में बनेगा? RER में। समझ में आया? और ये जो हमारी जो प्लाज्मा, देखिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और लिखी है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? देखिए आगे ऊपर पढ़ते हैं। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं, और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेसिकली जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट समथिंग। क्या जनरेट हो रही है यहाँ पे? मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं, और ये प्रोसेस क्या होता है? बायोजेनेसिस कहलाता है। किसके अंदर हो रहा है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच चीजों को लेना देने का काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। पहला फंक्शन समझ में आया? ट्रांसपोर्ट करने का काम। बेसिकली देखा आपने कि ये क्या है? न्यूक्लियस से अटैच रहता है, तो न्यूक्लियस से अंदर और बाहर चीजें लाने जाने का काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब इसका सेकेंड फंक्शन देखिए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। मतलब जितनी भी हमारे बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, वो भी सब कहाँ होती है? हमारी कहाँ पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। देखिए एक और फंक्शन लिखा है आगे कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। मतलब अगर गलती से सेल में कोई पॉइजनस चीजें चली गई, तो उसको अच्छी चीजों में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए सबसे पहला फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है? कि इट सर्व्स एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। सेकेंड, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क देता है ताकि पूरी एक्टिविटी हो सके। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? कि ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस चीजें अगर सेल में चली गई है। समझ में आया? इसमें हमने ये पढ़ा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, सिस्टर्न्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनल? गोल्गी अपरेटस. इसको 3 नाम से जानते हैं, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. तीनों सेम चीज है. मैंने आपको पढ़ाते टाइम थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि दैट गोल्गी अपरेटस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी. What is the name of the scientist? Camillo Golgi. ये बेसिकली कैसा दिखता है? It is also a membrane bound vesicle arranged approximately parallel to each other in a stack called cisterns. यहाँ पे cisterns की बात हो रही है, ठीक है. सिस्टर्ने मैंने आपको पढ़ाया था, याद आया? देखिए एनिमल सेल है, इसमें गोल्गी बॉडी को देखते हैं हम लोग. ये देखिए इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. अरेंज इन पैरेलल पूरे मतलब ये जितने भी लॉन्ग ट्यूबुला की स्ट्रक्चर है ये पैरेलल में अरेंज है. और ये जो पूरा एक साथ पैरेलल में अरेंज होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टर्न्स. ठीक है, कलेक्टिवली सिस्टर्न्स बोलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने. आया डिफरेंस समझ में, जो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी समझाया. देखिए इसका फंक्शन क्या है. इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फूड ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल. मतलब जितनी भी बॉडी में पैकिंग का काम रहता है और मॉडिफिकेशन या कुछ चीजें स्टोर करके रखना, ये काम कौन करता है? गोल्गी अपरेटस. ठीक है. अब ये जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे एक डिस्पैच काउंटर रहता है. जो भी चीजें आप पसंद करते हैं फाइनली उसको पॉलीथीन में पैक करके देने का काम जो करते हैं वो काउंटर. वैसे ही हमारे बॉडी में जो भी चीजें आती है अच्छी चीजें, इसको पैक करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये सब काम कौन करता है? गोल्गी अपरेटस. देखिए आगे देखिए एक फंक्शन और लिखा है. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी अपरेटस. देखिए जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, वो चाहे वो फैट्स जो भी, जैसे हमने ग्रीन वेजिटेबल्स अगर या जो भी फ्रूट्स अगर खाया तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो भी मिलता है हमारी बॉडी को, वो क्या है? हमारे सिंपल शुगर. उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का, कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब क्या होता है? हमारा ग्लूकोज. ठीक है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? गोल्गी अपरेटस. सेकेंड फंक्शन समझ में आया. तीसरा फंक्शन होता है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी बॉडी में जो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं? गोल्गी अपरेटस के अंदर. पहला काम है इसका ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का. दूसरा है सिंपल को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना. तीसरा है कि लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है. अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है आगे चल के नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में हम लोग डिटेल में देखते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में कैसा रहता है. देखिए इन केस ऑफ एनिमल सेल ये आपको वेल डिफाइंड दिख रहा है, पूरा इसका शेप वेप सब अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, पैरेलल स्टैक लाइक अरेंजमेंट दिख रही है आपको, सिस्टर्न्स अगर सब दिख रहा है. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल जब हम गोल्गी अपरेटस की बात करते हैं तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहता है. बेसिकली ये प्लांट सेल में घुला हुआ रहता है और जो घुले हुए फॉर्म में रहता है, मैंने डिफरेंस पढ़ाते टाइम आपको बताया था, इसको किस नाम से जानते हैं? डायक्टोजम. आया समझ में? Now see the next cell organelle, that is lysosomes. Lysosomes is also a membrane bound cell organelle which is filled with enzymes. अभी जो मैंने बोला कि lysosomes भी एक membrane bound cell organelle है जो किसने बनाया था? गोल्गी बॉडीज ने बनाया. और ये इसके अंदर क्या भरा रहता है? एंजाइम्स में. ठीक है, आप फिगर में देखते जाइएगा, क्लोजअप जो फिगर मैंने इसमें डाला है. ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स रहती है इनका बेसिकली काम क्या रहता है? जैसे हमारी सेल कई बार डैमेज हो जाती है, कई बार हमको कहीं से लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, तो ये जो है सेल, ये क्या होएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन द सेल गेट डैमेज द लाइसोसोम में बस्ट. क्या हो जाता है? वो लाइसोसोम फूट जाता है और इसके अंदर जो एंजाइम है दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपनी ही सेल को खुद खा जाती है. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है. लाइसोसोम्स को क्यों सुसाइड बैग बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम से मिलके बना रहता है और जैसे ही सेल में कोई भी वाउंड या कोई भी खराबी होती है, कोई भी पार्ट खराब होता है, तो ये क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम है वो सेल को खुद अपनी सेल को खुद खाना, जो बेकार सेल है उसको खुद खा जाती है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल.
ये 1 मार्क में भी आता है। डैश ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। व्हाट इज द आंसर? लाइसोसोम्स। क्लियर? Now see the next cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria basically क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। डैश ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारे यहाँ भिलाई है ना, भिलाई को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होती है। वैसे ही हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। कैसे प्रोवाइड होती है, कैसा दिखता है, ये देखते हैं आगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन रहती है इसमें। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो बहुत स्मूथ रहती है। स्ट्रक्चर देखते जाइएगा स्क्रीन पे। और जो इनर मेम्ब्रेन रहती है उसमें कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये जो फोल्डिंग प्रेजेंट रहते हैं, लुक एट द स्ट्रक्चर, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इट हैज सम फोल्डिंग्स। और यही फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिस्टी। ये फोल्डिंग जो है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, जैसे वहां पे फोल्डिंग, जब हम फोल्डिंग्स की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में या गोल्गी अपरेटस में, उसमें हम उसको सिस्टन्स बोल रहे थे, इसमें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आया समझ में? दिखता कैसा, ये समझ में आया? अब ये काम क्या करता है? बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट रिलीजेस एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसको एनर्जी मिलती कैसी होगी? एनर्जी क्या होता है? बेसिकली जो हमारी बॉडी में फूड है उसका ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ऑक्सीडेशन होता है, जैसे खाना पचा, उससे एनर्जी जो मिली उसको ये एटीपी के फॉर्म में सोख लेता है। एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में सोख लेता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी को इस फॉर्म में स्टोर कर दिया। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। अब बॉडी में जिस भी पार्ट को, जहां पे भी एनर्जी लग रही है, उसको उस पार्ट को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देने का, सप्लाई करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, समझ में आया? पावर हाउस क्यों है? क्योंकि it provide ATP, it provide energy in the form of ATP molecule for doing the various chemical activities inside the cell। और ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए स्क्रीन पे, उसमें उसका खुद का राइबोसोम्स भी होता है और खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, सेल में बेसिकली सिर्फ 2 ऑर्गेनल पाए जाते हैं जिसका खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होता है। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है प्लास्टिड, जो आगे हम देखेंगे। आया समझ में? ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी See the next cell organelle, that is plastids. Plastids is also a membrane bound organelle. It is filled with material called stroma. ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना, वैसे प्लास्टिड के अंदर स्टोमा प्रेजेंट रहता है। इसमें भी इसका खुद का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या था? खुद का डीएनए और राइबोसोम। ये भी सेल ऑर्गेनल है जिसमें इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिखता कैसा है ये समझ में आया? अब बेसिकली जो प्लास्टिड्स है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई है। देखिए लिखा है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्रोम कलर हम लोग यूज करते हैं। क्रोम मतलब क्या होता है? वेरियस वैरायटी ऑफ कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन। जितने भी मार्केट में जितने भी प्रकार के वेजिटेबल या फ्रूट हैं जो कलरफुल दिखते हैं आपको, वो कलरफुल किसके कारण है? किसके प्रेजेंट होने के कारण? क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। और जिसमें क्रोमोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं वो कलरलेस रहते हैं, और उसमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। आया समझ में? प्लास्टिड 2 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कलरफुल प्लास्टिड्स को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और कलरलेस जो रहते हैं, जिसमें कोई कलर नहीं रहता है, जो सिंपल प्लेन रहते हैं, ट्रांसपेरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। आया समझ में? ठीक है, अब ये कलरफुल क्यों रहते हैं? क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये कलरफुल होते हैं। और ये कलरफुल प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आया समझ में?
See the next cell organelle, vacuoles. Vacuoles are storage sac for solid or liquid content. अब ये sac क्या होता है? sac जैसे हम लोग पॉलीथीन है, पॉलीथीन स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कोई सा भी सामान रखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी की जो पॉलीथीन है जिसमें हम सॉलिड या लिक्विड सामान रखते हैं वो क्या है हमारे वैक्यूल्स. अब देखिए आगे लिखा है वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल. हमने देखा था, देखिए ये एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है. जरूरी नहीं है 3 वैक्यूल आपको ड्रॉ करने हैं, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. डायग्राम शुड लुक वेरी प्रिटी एंड क्लियर, राइट. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल देखिए वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है. मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसको स्टोर करके रखते हैं बहुत टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए, इसलिए इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है, अब ये दिखता कैसा है ये समझ में आ गया हमको. अब ये काम क्या करता है, टू स्टोर व्हाट सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखी है, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप. अब प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स किससे बना होता है, क्या भरा रहता है अंदर, सेल सैप. सैप मतलब होता है पानी जैसा स्ट्रक्चर जो एंजाइम्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बनता है. ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो इन सारी चीजों से मिलके नहीं बनता है. ठीक है, क्यों बनता है ये सेल सैप से, ताकि ये क्या प्रोवाइड कर सके प्लांट को, टर्जिडिटी और रिजिडिटी. प्लांट पूरे टाइम खड़े रहते हैं, ठीक है, तो रिजिडनेस कौन प्रोवाइड करता है, आपका वैक्यूल्स. और टर्जिडिटी मतलब जो फूलता है प्लांट, जो बड़ा होता है, स्वेलअप होता है, वो भी किसके कारण होता है, वैक्यूल्स में जो ये लिक्विड प्रेजेंट रहता है और लिक्विड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहती है उसके कारण. क्लियर.